दरभंगा और मिथिलांचल वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरभंगा जिले के शोभन वाली जमीन पर ही दरभंगा एम्स बनेगा। नए डिजाइन पर मोहर लग गई है। केंद्र सरकार ने सहमति जताई। इसको लेकर दरभंगा के लोगों में काफी खुशी का लहर है। दरभंगा मिथिलांचल का बहुप्रतीक्षित और बिहार का दूसरा एम्स जल्द मिल सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जताई है। दरभंगा जिले के शोभन बाईपास वाली जमीन पर एम्स का नया डिजाइन पर मोहर लग चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की शर्तों में दरभंगा एम्स को 4 लेन की कनेक्टिविटी, जमीन समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना शामिल है। केंद्र से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा में ऐसे डिजाइन का एम्स बने जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करे, जिसे राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। इस संबंध में हमने जदयू प्रवक्ता सह बेनीपुर विधानसभा के विधायक विनय चौधरी से बात की, तो उन्होंने बताया कि बहुत दिन से मिथिलांचल के लोग एम्स चाह रहे थे, उसकी सहमति मिल जाए। सहमति मिलने में जितना समय लगा, मुझे लगता है कि समय पर निर्णय होता तो उसका शिलान्यास समारोह में हम लोग भाग लेते। बहरहाल सहमति स्वीकृति उन्होंने दे दी है। बहुत जल्द कार्य प्रारंभ कर देंगे। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के डीएमसीएच में 2100 बेड का शिलान्यास किया है। ये दरभंगा वासी के लिए खुशी की बात है। एक तरफ 2100 बेड का दरभंगा डीएमसीएच और दूसरा एम्स भी मिल गया। हम लोग तो कहते ही थे कि जल्दी से स्वीकृति दे दीजिए। हम लोग ने टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रखा है। जब स्वीकृति मिल गई है, डिजाइन की भी सहमति मिल गई है, हम लोग टेंडर का अंतिम रूप देकर जल्द काम प्रारंभ करेंगे ताकि एम्स का निर्माण वहां जल्द हो जाए। वहीं एम्स के रास्ता को साफ होते हुए देख स्थानीय लोगों के बीच काफी खुशी का माहौल है। वहीं राकेश कुमार झा ने बताया कि हम लोग दरभंगा एम्स के बारे में बहुत दिन से सुन रहे थे। दरभंगा एम्स में राजनीति भी हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार का जो डिजाइन है उसको पास कर दिया गया है। हम लोगों के लिए खुशी की बात इससे ज्यादा क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले हम लोग एम्स के लिए पटना जाते थे। अगर वहां समाधान नहीं होता तो मरीज को लेकर दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब नजदीक में घर में ही एम्स बनेगा तो इसमें इलाज में सहूलियत होगी। इससे सिर्फ दरभंगा के लोगों को ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जिले सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। ये पूरे शहर के लिए खुशी की बात है। बताते चले कि वर्ष 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा की थी। 5 साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दी गई तो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित करने का काम शुरू किया। पहले डीएमसीएच अस्पताल परिसर में एम्स बनने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने पास किया, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने पाया कि एक ही परिसर में 2 अस्पताल बनने से यह साधारण अस्पताल बनकर रह जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार ने शोभन बाईपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव 7 दिसंबर 2023 को केंद्र को दिया था। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की आवश्यक शर्तों को राज्य सरकार ने मान ली थी, जिसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार से सहमत हो गई है। हम लोग तो बहुत दिन से ये चाह रहे थे कि उसकी सहमति मिल जाए। 11-12 महीना उसमें देने में जो समय लग गया है, नहीं तो अभी हमको तो लगता है कि अभी तक उसका शिलान्यास समारोह में हम लोग भाग लेते हैं। बहरहाल सहमति उन्होंने दे दिया, स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द उसमें मिट्टी का कार्य प्रारंभ कर देंगे। अभी ये हाल में हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दरभंगा डीएमसीएच के लिए 2100 बेड का शिलान्यास उन्होंने किया। ये दरभंगा वासी के लिए तो सुख का दिन है कि एक तरफ 2100 दरभंगा डीएमसीएच को भी मिल गया बेड और एम्स भी दूसरा हमको मिल गया। ये तो दरभंगा वासी को 2 सुविधा मिल गई है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये अच्छा हुआ है, यह मिल गया है। हम लोग जल्द ही, हम लोग तो कहते ही थे कि हम लोग को जल्दी से स्वीकृति दे दीजिए। हम लोगों ने तो टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रखा है। अब ये स्वीकृति मिल गई है, सब कुछ डिजाइन वगैरह की सहमति मिल गई है। हम लोग टेंडर को अंतिम रूप का दे करके जल्द से जल्द उस पर काम प्रारंभ कर देंगे ताकि एम्स का निर्माण वहाँ पर जल्द हो जाए। देखिए सर, दरभंगा एम्स के बारे में हम लोग जो है सो बहुत दिनों से सुन रहे थे। इसमें बहुत सारी राजनीति भी हुई, लेकिन अब जो है सो केंद्र सरकार की ओर से जो है सो राज्य सरकार का डिजाइन जो है उसको प्रस्तावित पास कर दिया गया है। तो इससे ज़्यादा खुशी
हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। जो हम लोग पहले एम्स के लिए पटना जाते थे, पटना से भी नहीं होता था तो दिल्ली के लिए दौड़ते थे। अब नज़दीक में घर में एम्स बनेगा तो इलाज में सहूलियत होगी, और इससे सिर्फ दरभंगा के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के 4-5 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। और हम लोगों के सटे नेपाल है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आके लाभान्वित होंगे। ये पूरे शहर के लिए खुशी की बात है। श्रद्धांजलि सभा में याद किए गए दिवंगत युवा पत्रकार विजय कुमार सिंह। पत्रकारों ने एक स्वर से कहा, आपको भूलना मुमकिन नहीं। जिला के तमाम पत्रकारों के आईजी कार्यालय के समक्ष स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार विजय कुमार सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी पत्रकारों के दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विजय कुमार सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट के लिए मौन रखा गया। वहीं श्रद्धांजलि सभा के मौके पर सभी ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उनके साथ जुड़े अपने अपने स्मरण साझा किए। आयोजन में पहुंचे बेनीपुर विधायक सह वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। वहीं पत्रकार प्रवीण बबलू ने उनके साथ बिताए दिनों की याद ताजा कर दी। श्रद्धांजलि में पत्रकार नवीन सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार की ओर से कोई मदद की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसी पत्रकार के निधन के बाद उनके परिजनों की कोई आर्थिक मदद हो सके। वहीं पत्रकार संतोष दत्त झा ने उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्हें मेहनती पत्रकार बताया। पत्रकार विपिन कुमार पप्पू ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मिलनसार होने की खूबी बताई। वहीं पत्रकार अभिषेक कुमार ने भी उन्हें कर्तव्य निष्ठा व प्रेरक बताया। जबकि पत्रकार फिरोज अहमद ने कहा कि विजय के सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो पत्रकार भवन मिश्रा ने उन्हें याद करते हुए भावुक हो उठे। साथ ही पत्रकार पुरुषोत्तम चौधरी एवं शशि कुमार सिंह ने भी अपने स्मरण को साझा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर जबकि संचालन अभिनव सिंह ने किया। श्रद्धांजलि सभा में कर्मचारी संघ के नेता फूल कुमार झा, पत्रकार नवीन सिन्हा, मुकेश कुमार, संतोष दत्त झा, विनय ठाकुर, दिलीप झा, भवन मिश्रा, पुरुषोत्तम चौधरी, अमित सिंह, मोहम्मद अब्दुल कलाम, अभिषेक कुमार, गिरीश कुमार, चंद्र प्रकाश, कर्ण, विनय कुमार, पंकज कुमार महासेठ, एमएच खान, सूरज कुमार, जाहिद अनवर, राजू, इम्तियाज अहमद, मनोज कुमार, अनिल भारती, संजय मिश्रा, निर्मल कुमार ठाकुर समेत अन्य कई पत्रकार भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है पत्रकार विजय जी के लिए, क्या ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन है आज कि मात्र 40 साल की उम्र में हम अपने एक पत्रकार मित्र के श्रद्धांजलि सभा में आज शामिल हैं। इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन प्रकृति की लीला है। इस लीला के तहत में हम लोग को आगे आना पड़ा है। और सरकार की तरफ से ही पत्रकार के लिए तो पेंशन योजना चालू की है और मैंने प्रस्ताव रखा है कि हम पत्रकार मित्र इस तरह से कोई एक व्यवस्था करें जिससे कि हमारे पत्रकार जो परिवार है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उस परिवार के लिए कुछ न कुछ हम लोग कर सकें। अभी वर्तमान पत्रकार जो युवा पत्रकार हैं वो तो कुछ न कुछ करते ही हैं, वो एक जुट में तो कुछ करते हैं एक मुश्त के लिए, लेकिन मेरा कहना था कि कुछ दिन के लिए उन लोगों के लिए करने की जरूरत है। ये मैं एक प्रस्ताव रखा होता है। वहाँ देखा ये वन वे रास्ता है। अजय चौधरी जी या नवीन सिन्हा अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये वन वे रास्ता है और बड़ा तकलीफ भरा, कांटों भरा ये रास्ता है, जहां समाज आपसे अपेक्षा करता है, लेकिन कभी यह जानने की अपेक्षा नहीं करता कि उसका भी एक परिवार है, उसका भी एक समाज है। और तब हम लोग जब याद करते हैं, जब वो चले जाते हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं। ये कटु सत्य है। युवा लड़के जो पत्रकारिता में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वाकई श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से इनके जोश को, इनके जज्बा को और ध्येय को हमेशा बार बार सराहना करते हैं और की जाने की अनुशंसा भी करते हैं। रंजीत ही नाम था शायद, उससे इन लोगों ने शुरुआत की थी और उसका एक बहुत सकारात्मक पहल देखने को मिला। कम से कम एक संतुष्टि उस परिवार को मिल रही है और यथासंभव ठीक कहा विनय जी ने कि हम कंटिन्यू तो नहीं देख सकते नियमित रूटीन में, लेकिन समय समय पर भी देखते हैं तो पत्रकारिता
परिवार याद आता है। लेकिन जो वो तो दुर्घटना थी, ये कहीं भी हो सकती है हमारे साथ, आपके साथ। और समय चला जाना काफी दुखद है। मैं दिल्ली के रास्ते में था, एक और बात आई थी बीच में, उसका भी संक्षिप्त में चर्चा विनय चौधरी के लिए है यहाँ संयोग से। अपने से छोटे उम्र में छोटे भाइयों की तस्वीर पर फूल चढ़ाना पड़ता। आज जब विजय सिंह हमारे साथ नहीं है या अवधेश हमारे साथ नहीं है तो हम लोग बोलते हैं उसको ये आदत थी, वो खराब थी। मैं खुद भी बोलता हूँ, लेकिन मैं अकेला ऐसा शायद रहा होऊंगा जो उसको मुंह पे सामने में बोलता था। विजय सिंह जी से होली मेरे स्कूल में भेंट हुई थी दिवाली के मौके पर। हमने उसको कहा था कि तुम क्या अपने शरीर को बना लिए हो, क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं भैया, मेरा इलाज चल रहा है, हम ठीक हो जाएंगे, हमको गलत ट्रीटमेंट हो गया, इस वजह से मेरा शरीर ऐसा हो। लेकिन आज दुख की स्थिति है, हमको फूल चढ़ाना पड़ रहा है। पत्रकारों की श्रद्धांजलि सभा है, इसमें ज्यादा क्या बोले, दुख तकलीफ तो इतनी है कि बयां नहीं किया जा सकता। दो छोटे भाई हम लोगों ने खोए हैं, पत्रकारिता के सशक्त स्तंभ जो भी था, कम से कम पत्रकारिता में जी जान से ये दोनों भाई हमारे लगे रहते थे। बात बाकी अच्छाई बुराई दुनिया में सब में होती है, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते, हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए किसी को सर्टिफिकेट देने की। कोई आपको सर्टिफिकेट देता है तो आप उसे आईना गिफ्ट कर दीजिए। विजय सिंह जी के पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने की शक्ति दे पूरे परिवार को। विजय और अवधेश ने तो मानो हम दोनों के दाएं बाएं हाथ को ही काट दिया। हम सब चेतना सुन चाहते हैं, लेकिन जब एक बार गए थे कुशेश्वर स्थान कवरेज करने के लिए तो बीच में बंद किया था और उस दिन लौट रहे थे। नीतीश कुमार सीएम का कार्यक्रम था, रोड पर खड़ा था, हाथ दिया हम लोगों के। तो उस दिन लगा कि विजय अब बहुत बेहतर हो गया है, पत्रकारिता छोड़ के अब अपना कारोबार कर रहा है, क्योंकि पानी का प्लांट था उसका सड़क किनारे, अब बहुत बढ़िया चल रहा था। ऐसा नहीं था, वहाँ लोगों ने बताया कि अब जो है बेहतर स्थिति में है, आर्थिक रूप से भी सब कुछ सही है। लेकिन अचानक फिर से, चूंकि ये एक ऐसा जगह है, इसको क्योंकि हम बोलते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारिता को लोग एक दूसरे ढंग से भी एक देखते हैं। लोगों को लगता है कि बड़ा आरामदेह चीज है। बहुत आदमी को स्क्रिप्ट भी लिखने नहीं आता है, लेकिन पत्रकार है क्योंकि उसको पूरे दिन में 1000 से 2000 रुपया आराम से मिल जाता है। सिर्फ काम क्या है तो वीडियो बनाना। तो ये सबसे आरामदायक धंधा आज के समय में हो गया, पत्रकारिता कम धंधा ज्यादा। तो इसको कहीं न कहीं लगा होगा कि नहीं, ये जो यहाँ मेहनत है और वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी के पास जो हम पूरी शक्ति के साथ जाते थे वो नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं इसको कुछ न कुछ लगा होगा। फिर से हमें आया और आने के बाद ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ हर एक ग्रुप के लोग हैं। यदि आप शराब पीते हैं तो आपको शराबी पत्रकार भी मिलेगा, यदि आप सुदखोरी करते हैं तो सुदखोर पत्रकार भी मिलेगा, यदि आप दलाली करते हैं तो दलाल पत्रकार भी मिलेगा। जरूरत है कि कुछ आपको नहीं यहाँ पे इसके द्वारा हम लोग को ये जगह मिल जाती है अपना सुख दुख बांटने के लिए। आमंत्रित करना चाहेंगे तो साथी हमसे बिछड़ जाए और उनके लिए हमको श्रद्धांजलि सभाना लगा। इन्हीं शब्दों के साथ विजय भैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते लगे देखियो आदमी में सबको उम्र कर हम 1974-75 पर पत्रकार के नजदीक रहवा के मौका चाहे चंदन बाबू है, हुनकर प्रदीप के समाचार निकलवाने के लिए आकि आजावर तो शुक्ल बाबू और स्थानीय गुप्ता जी एक ग्रुप बनी है, उनका सबके राजस्थानी रहने के मौका विजय दुनिया से चल गए। हम काल पर जब संजय हमारा कल के लोक सभा कर कौन विजय तखन जाके कल पूरे समुदाय का मुश्किल हमारा सामने ऊंचाई का
मिथिला क्षेत्र दरभंगा के नवनियुक्त डीआईजी ने शनिवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। डीआईजी कार्यालय पर पहुंचकर वहीं इस मौके पर नवनियुक्त पुलिस उप महानिदेशक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी विधि व्यवस्था को ठीक करना और अपराध नियंत्रण करना। जो अपराधी हैं उनकी सूची बनाकर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिले के पुलिस कप्तान को बुलाकर बैठक की जाएगी। इन जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था से लेकर विधि व्यवस्था एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार कर ऐसे लोगों को धरपकड़ किया जाएगा। नवनियुक्त डीआईजी ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसे तमाम स्थान के अधिकारी से लेकर दूसरे पुलिस या सब इंस्पेक्टर जो एक ही अनुमंडल में 3 साल से बने हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का स्थानांतरण का आदेश आ चुका है। जल्दी ऐसे पुलिस विभाग के लोगों का स्थानांतरण होगा जो लगातार 3 वर्ष से एक ही जगह कार्यरत है। दरभंगा में 2 वर्ष पूर्व एसएसपी रहे बाबूराम अब नए पोस्टिंग के साथ मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी बनकर मिथिला क्षेत्र का कमान संभाल लिया है और शनिवार को पुलिस उप महानिदेशक कार्यालय दरभंगा पर मीडिया से बात करते हुए सभी थानों को निर्देश दिया गया है विधि व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक तत्व के लोगों की सूची बनाकर ऐसे लोगों को धरपकड़ किया जाएगा और गिरफ्तारी होगी। जेल से बाहर जितने भी अपराधी हैं उन पर सभी थानों को कहा गया है कि ऐसे लोगों पर नजर रखें। उनके तमाम गतिविधियों पर नजर रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। तीनों जिले के थानों और जिला की तमाम स्थिति के इससे संबंधित समीक्षा की जाएगी और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। जी सर, दरभंगा की पुनः एक बार फिर कमान मिला है। खुद में भी यहाँ रह चुके हैं, क्या अपेक्षा होगी दरभंगा के जनताओं से? क्या आपकी? अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण तो सर्वोच्च प्राथमिकता रहती ही है। इधर देखिए, अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस मुख्यालय का निर्देश बहुत स्पष्ट है। सभी थाना को जितने भी वांछित अपराधी हैं उनकी सूची बनानी है। पुरस्कार की राशि में काफी वृद्धि की गई है और उन पर पुरस्कार की घोषणा करवानी है। उसके बाद जितने टॉप 10 जो बड़े क्रिमिनल हैं, टॉप 10 की सूची हर एक थाना, अनुमंडल, जिला स्तर पर बननी है। तो वो सूची बनी हुई है, उस पर हम लोग समीक्षा करेंगे कि थाना स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा चौकीदार और बीट कांस्टेबल के माध्यम से सभी अपराधी के बारे में लगातार आसूचना संकलन करना है। जेल से बाहर जितने अपराधी हैं उन पर लगातार नजर रखनी है, उनकी गतिविधि पर। और भी कई निर्देश हैं अपराध नियंत्रण को लेकर और आपने कुछ केस की चर्चा की है। इन लोगों की आने वाले दिनों में हम लोग समीक्षा करेंगे इनकी क्या स्थिति है। और ट्रैफिक को लेकर तो शहर में काम होता रहता है। पहले भी मेरी जानकारी में यहाँ काफी काम हुआ था। हालांकि शहर में जो गलियां हैं वो काफी संकरी हैं, लेकिन उसमें जहां पर ठेला लगा दिया है या फिर जो टेम्पो वाले गलत जगह पर रोक के जाम लगा देते हैं, उन सब विषयों को लेकर एक बार हम लोग एसएसपी साहब से चर्चा करेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिलाए। सर, जो लोग 3 साल पूर्व से थाना में अभी पदस्थापन है उन पर क्या किया जाएगा सर? अभी जो आगामी चुनाव है उसको लेकर पुलिस मुख्यालय का आदेश हो चुका है। ये ऐसे जो भी लोग हैं जो 3 साल से एक ही अनुमंडल में हैं, सब इंस्पेक्टर एंड अबाउ, उनके स्थानांतरण का आदेश आ चुका है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सब भी काम पूरा कर लिया जाएगा। क्राइम मीटिंग को लेकर भी सर चर्चाएं होती है कि आईजी लेवल पर जो मीटिंग होनी चाहिए, जो महीने पे होना चाहिए, उसमें भी डिले होता रहता है। तो आपके आने से क्या वो मीटिंग? मुख्यालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि हर एक महीने की 7 तारीख तक, और इसमें ज्यादा 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो 10 तारीख तक क्राइम मीटिंग करके उसका वृत्त है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, मुख्यालय को जानी है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि इसका समय सीमा का पालन कराया जाए। फरोग ए उर्दू सेमिनार व मुशायरा एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहेरियासराय में शनिवार को। वहीं इस अवसर पर उर्दू प्रेमियों की काफी भीड़ जुटी रही। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा रहा। जिन्हें स्टेडियम के अंदर जगह नहीं मिली वह बाहर से ही इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा दरभंगा प्रेक्षागृह में कार्यशाला सह फरोग ए उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अनी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के द्वारा शमा रोशन कर उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व में सभी अतिथियों को पौधा और आईना ए दरभंगा पुस्तक प्रदान कर हार्दिक अभिनंदन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला सह मुशायरा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा दिलों की को जोड़ती है। उर्दू का जुबान है जो तहजीब सिखाती है, भाईचारा और अमन लेकर आती है और संस्कृति और उसके विरासत को एक नए पायदान पर लेके जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार इस बात पर गर्व कर सकता है कि उर्दू यहाँ की द्वितीय राज्य भाषा है और दरभंगा इस बात पर गर्व कर सकता है कि यहाँ उसके चाहने वाले बहुत हैं। उन्होंने कहा कि मानव जाति अपनी संवेदनाओं को दूसरे तक भाषा के माध्यम से पहुंचा सकती है। यही बात उसे अन्य जीवों से अलग करती है। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा की जुबान मीठी है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 10 भाषाओं में यह शामिल है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास रहेगा कि उर्दू भाषा के विकास के लिए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका जितना लाभ लोगों तक पहुंचे। उन्होंने फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरा एवं कार्यशाला में शिरकत करने वाले अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इससे पहले जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली ने सभी का हार्दिक स्वागत किया। फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरा कार्यक्रम में अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं उर्दू के विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान, उर्दू डेलीगेट्स का व्याख्यान, उर्दू भाषा के अन्य विद्वानों का व्याख्यान एवं छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी। अपर समाहर्ता महोदय, अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण एवं अन्य पदाधिकारीगण, संख्या में आए हुए सभी दरभंगा वासी, सबसे पहले मैं सभी को अभिनंदन करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज फरोग-ए-उर्दू कार्यशाला में शामिल होने का मुझे अवसर मिला और सभी वक्ताओं को मैंने सुना और सुनकर जो उर्दू जुबान है उसकी महत्वता के बारे में जाना और उसके प्रभाव के बारे में जाना। तो मैं यही सबसे पहले अपना जो अनुभव है वो साझा करना चाहूंगी कि जो उर्दू जुबान है वह आपसी भाईचारे को बढ़ाती है। वह हिंदी से बहुत सारी चीजें लेती है और हिंदी को भी बहुत सारी चीजें देती है। तो जो आपस में ये जो देन आदान प्रदान है ये बहुत महत्वता रखता है और इसी भाईचारे को, इसी अमन की भाषा को हम सभी का कर्तव्य है और दायित्व है कि हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और अभी जैसे डीएम सर ने भी कहा और बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि ये हमारी धरोहर है, भारतवर्ष की धरोहर है और सारी भाषाएं हमारी धरोहर है। तो इन सब भाषाओं को प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सभी लोगों को है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं सदाकत हूँ, मैं सदाकत हूँ, सही पाहूँ फिरासत का। मैं सदाकत हूँ, सही पाहूँ फिरासत का। तबस्सुम हूँ मुरव्वत का, तकल्लुम हूँ शराफत का। मैं सदाकत हूँ, सही पाहूँ फिरासत का। इसी ज़बान के चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी है। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नज़्मों की जान उर्दू। सेमिनार यहाँ आयोजित किया गया है उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश के आलोक में, जिसमें जिले के उर्दू प्रेमी लोग अपनी सहभागिता कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन से जहाँ पे सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि प्राप्त होती है, वहीं पे उर्दू जो बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में भी लोग इसको देखते हैं, तो इसको एक नई पहचान भी मिलेगी
और आपसी संबंध इससे मजबूत होते हैं और प्रत्येक भाषा के शब्द दूसरे में शामिल होते हैं, वो कहीं बहुत बंधे हुए नहीं हैं। भाषा की यही विशेषता होती है कि वो आत्मसात कर लेती है, अपने आप में समेट लेती है। तो इस प्रकार के आदान प्रदान से संस्कृति आगे बढ़ती है और यहाँ का जो दरभंगा मिथिला का जो अपना यहाँ का कल्चर है उसको भी काफी फायदा होगा। सर, एक अंतिम सवाल अब जाएंगे। आपने बहुत सारी बातें बताई वहाँ पे कि पत्थर को भी ये जुबान पिघला सकती है और आपने भी कुछ शेर कहा। आमतौर पे जो देखा जा रहा है बिहार की जिस तरह से ये दूसरी जुबान है, जो सरकारी महकमे हैं वहाँ ये भाषा नगण्य स्थिति में नजर आ रही है। जैसे कोई उर्दू में आवेदन दे, अगर मान लीजिए एक एप्लीकेशन जो होता है, जैसे हम हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, हर जगह एलिजिबिलिटी उसको मिलती है, लेकिन उर्दू में अगर कोई बाइत्तेफाक दे भी देते हैं तो उसको लेने वाला कोई नहीं होता कि भाई दूसरी जुबान में दो, या नेम प्लेट हो किसी अफसर के या पदाधिकारी के। आज भी दरभंगा जिला में कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां उर्दू में नेम प्लेट तक नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि सरकार उर्दू के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उर्दू निदेशालय है। अभी बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जो उर्दू भाषा जानने वाले हैं। इस प्रकार से सरकार लगातार प्रयत्नशील रही है कि सभी भाषाओं के साथ उर्दू जो जुबान भी है, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, वो भी आगे बढ़े। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका आवेदन के संदर्भ में है, हमारे यहाँ उर्दू कोशांग है। यदि कोई आदमी अपना आवेदन उर्दू में देते हैं तो उस आवेदन को ट्रांसलेट करा करके जो भी भाषाई व्यवहार, कार्यालय संव्यवहार की जो भाषा है उस भाषा में उसको ला करके उस पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। और जो नेम प्लेट है, इसके संदर्भ में भी सरकार का निर्देश है, कई प्रकार से पत्र भी आए हुए हैं कि दोनों भाषाओं में नेम प्लेट रहे, तो उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को हुआ। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ उनके कार्यालय प्रकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से सभी कोषांगों की तैयारी के संबंध में जायजा लिया और अभी से ही निर्वाचन से संबंधित नियमों को बारीकी से अध्ययन कर लेने का निर्देश सभी नोडल पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के साथ ही निर्वाचन कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पूर्व से तैयारी रहने पर उस समय कठिनाई नहीं होती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बिल्कुल तटस्थ एवं निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत विभिन्न कोषांग निगरानी सेल की किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके संपर्क में रहने का निर्देश दिया। कार्मिक कोषांग को सभी वर्ग के निर्वाचन कर्मियों का डाटा बेस आधार और मोबाइल नंबर के साथ तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि अभी भी कई कार्यालय से अपने कर्मियोों का डाटा बेस नहीं उपलब्ध कराया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वैसे कार्यालय प्रधान के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत विहित सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के उद्देश्य से किए जाने प्रचार के लिए एमसी कोषांग से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अभी एमसी सेल सक्रिय कर दे और पेड न्यूज पर निगरानी प्रारंभ कर दे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था रहे, मतदाताओं के लिए सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा उपलब्ध रहे, वहां भवन पर मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक अंकित रहे। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ब्रजगृह एवं ईवीएम संप्रेषण स्थल पर भी चर्चा की गई। चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तैयारी कर लेने, पोस्टल बैलेट और ईडीसी के माध्यम से मतदान कराने की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, निर्वाचन के दौरान सक्रिय ऐप, सुगम सुविधा, सिविजिल की निगरानी की व्यवस्था और राजनीतिक दलों को रैली एवं कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था को अनुमंडल स्तर पर सक्रिय करने की पर चर्चा की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अनी, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अपर समाहर्ता अनिल कुमार, अपर समाहर्ता कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता राकेश रंजन, अपर समाहर्ता सलीम अख्तर, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। एक तो जो 4-5 किताब है उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो चेकलिस्ट फॉलो करें। चेकलिस्ट फॉलो करिएगा तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि कौन टाइम कब करना है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके मेरे तो राइट हैंड साइड है, आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा, देयर इज इलेक्शन प्लान है।